नमस्कार बच्चों। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से एग्जांपल नंबर 17, 18 और 19 करेंगे। फर्स्ट हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न या वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर हम शेयरों का मूल्यांकन करते समय जो विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में दीर्घकाल के लिए विनियोग करना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टाइम को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे हम अंशों के मूल्यांकन की इस विधि का आधार पर करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मूल्यांकन हम इस विधि का आधार पर करेंगे। दीर्घकाल में अंशधारी कंपनी के अंशों पर लाभांश ही नहीं मिलता, बल्कि कंपनी द्वारा रोके गए लाभों में से बोनस अंश भी मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड भी मिलता है प्लस बोनस शेयर भी मिलते हैं। अतः कंपनी के अंशों का मूल्यांकन दीर्घकाल में लाभार्जन क्षमता के आधार पर करना अधिक उपयुक्त रहता है। वास्तविक प्रत्याय दर के आधार पर अंश के मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। इसका फॉर्मूला है वैल्यू पर इक्विटी शेयर। फॉर्मूला है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है प्रॉफिट अर्न अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो हमें प्रॉफिट अर्न और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट अर्न यानी अर्जित लाभ है, वो है अर्जित लाभ से तात्पर्य किसी संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऋण पत्रों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर व पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घटाने से पूर्व, हमें प्रेफरेंस या डिविडेंड घटाने से पहले बट टैक्स घटाने के बाद जो लाभ आएगा वो प्रॉफिट अर्न आएगा। यदि इन लाभों में गैर व्यापारिक विनियोग की आय सम्मिलित हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कोई इनकम शामिल हो, तो इसे हम घटा देंगे। यदि कोई गैर संचालन की हानि है, एबनॉर्मल कोई लॉस है, वो घटाया हुआ है, तो उसको वापस जोड़ देंगे। यदि कई वर्षों के लाभ दे रखे हैं तो उनका हम एवरेज ले लेंगे। और शुद्ध लाभों में से ऋण पत्र ब्याज घटा हुआ होता है, अतः वापस अगर हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस किया हुआ होता है, तो हमें उसे वापस ऐड करना पड़ेगा। अब सेकंड है शुद्ध विनियोजित पूंजी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। शुद्ध विनियोजित पूंजी से तात्पर्य दीर्घकाल में विनियोजित पूंजी से, इसमें इक्विटी अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सभी प्रकार के रिजर्व सरप्लस, ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो आपके पास कैपिटल है लॉन्ग टर्म वाली, उसे हम ऐड कर लेंगे। जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, डिबेंचर और लोन है, उनको हम ऐड कर लेंगे। और इसके योग में से कृत्रिम संपत्तियों और अन्य चालू संपत्तियों को घटा देंगे, गैर व्यापारिक विनियोग को लेस कर देंगे, और संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि है यानी रिवैल्यूएशन पर हमें लॉस हुआ है तो उसको हम लेस कर देंगे, और प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे। किसी एसेट्स को हम रिवैल्यूएशन प्राइस पे लेते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लेस कर देंगे, नहीं घटा जोड़ देंगे, और लॉस को लेस कर देंगे। अगर फॉर्मूला रूप में देखें तो देखिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। इसमें फिक्टिशियस एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड होगा और रिवैल्यूएशन लॉस होगा, लेस होगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर इंक्लूड है तो उसको हम लेस करेंगे। अगर हम ये तो हमने लायबिलिटी साइड से लिए, अगर हम एसेट साइड से लें तो इसका फॉर्मूला देखिए, फिक्स एसेट्स एट रिवैल्यूड प्राइस ऑन एट डब्ल्यू, या रिवैल्यूड प्राइस होगी तो उस पर ले लेंगे, और WDV है तो, अगर रिवैल्यूड प्राइस है तो हम उस पर लेंगे, और WDV है तो WD लेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, करंट एसेट्स ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। और NRR तो उसी उद्योग में जो अदर उद्योग, उसी उद्योग की जो प्रॉफिट रेट है वो हमारी NRR होती है। अब एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। रौनक फाइनेंस लिमिटेड की 31 मार्च 2019 को स्थिति प्रकार है। 40,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच है। 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच है। जनरल रिजर्व है
सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस अकाउंट है, 15% डिबेंचर है, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एट कॉस्ट है, फर्नीचर एट कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो ये हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक आ गया, बुक डेप्ट्स यानी बेड डेप्ट्स में से प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स लेस करने के बाद 270 बचे, कैश एट बैंक और अंडर राइटिंग कमीशन, टोटल 14 लाख और 14 लाख। अब आइए, भवन 8 लाख है, स्टॉक 1 लाख रुपए, यानी भवन की जो रिवैल्यूड प्राइस है वो 8 लाख रुपए और स्टॉक की है 1 लाख रुपए। ख्याति का वास्तविक मूल्य 1 लाख रुपए, यानी गुडविल हमारी 1 लाख रुपए आएगी। फिर इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली लोग कंपनियां व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% लाभ अर्जन करती है, ये हमारी NRR आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आदि के लाभ आने के विवरण का शेष चालू वर्ष के कर के पूर्व 3,80,000 को लाभ में सम्मिलित करता है। तो टैक्स से पहले लाभार्जन क्षमता के आधार पर अंश के प्रतिफल की मूल्य की गणना कीजिए। कर की दर 50% है, तो टैक्स के पहले है तो हम लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स। पहले हम प्रॉफिट एंड निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर बिफोर टैक्स है 380, तो इसमें इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपये पर 12% है, 24,000 रुपये आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इस टैक्स रेट हमारी 50% है, तो इनकम टैक्स 50% लेस करने पर 1,78,000 हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब हम जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो इसमें लेस किया हुआ था क्योंकि टैक्स से पहले है, तो इसमें हमने इसको हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वापस ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखते हैं, डिबेंचर हमारा है 15% डिबेंचर है और 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपये डिबेंचर इंटरेस्ट वापस ऐड करेंगे। तो 30,000 वापस ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, तो क्या आएगा प्रॉफिट अर्न्ड 2,08,000 रुपये। सेकेंड हमें निकालना है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एसेट साइड से निकालें, तो पहले गुडविल ले ली हमने 1 लाख रुपये रिवैल्यूड प्राइस पे, बिल्डिंग ले ली और फर्नीचर है वो WD वैल्यू पे ले लिया क्योंकि 1 लाख रुपये में से 10,000 हमने डेप घटाने पर, स्टॉक रिवैल्यूड प्राइस पे 1 लाख रुपये, डेटर्स 2,70,000 प्रोविजन घटाने के बाद आएंगे और कैश एट बैंक 40,000 रुपये। लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज आएगी खाली, तो क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स दो लेस करने पर हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 11,02,000 रुपये। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्न्ड अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो 2,08,000 हमारा प्रॉफिट अर्न्ड आ गया और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 11,02,000 रुपये इंटू 100 करेंगे तो 18.87 हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा। तो इसी बेस पे हम निकालते हैं वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमारी 18.87 है, NRR आपको गिवन है 12% इंटू 10 पेड अप वैल्यू ₹10 है, तो 15.73 हमारा वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 18 लेते हैं। एस्तान लिमिटेड का 31 मार्च 2019 का शेष निम्न प्रकार है। बैलेंस आप गिवन है 6,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच, ₹6 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच, 80 पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, 10% डिबेंचर है, क्रेडिटर्स है और एसेट साइड में गुडविल एट कॉस्ट है, फिक्स एसेट्स है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखिए अभी और एसेट्स है, करंट एसेट्स गिवन है आपको 8,50,000 रुपये, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 50,000 रुपये। कंपनी ब्याज एवं कर के पश्चात औसत लाभ 12 लाख रुपये कमा रही है, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के बाद है 12 लाख रुपये।
पिछले वर्षों में इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर 25% रही एवं भविष्य में भी रहने की आशा की जाती है। स्थायी संपत्तियाँ 20 लाख रुपए की है, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स की रिवैल्यूड प्राइस हमारी 20 लाख रुपए। सामान्य प्रत्याय की दर 20% ली जा सकती है, तो NRR गिवन है वो 20% है। इक्विटी अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए लाभांश आय के आधार पर और वास्तविक प्रत्याय दर के आधार पर, दोनों पे पूछ लिया जी। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड, इसमें देखिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट गिवन है आपको, तो टैक्स घटा हुआ है तो 12 लाख। हम इसमें इंटरेस्ट वापस ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट डिबेंचर देखिए कितने रुपए का है, 10% डिबेंचर है 5 लाख रुपए का। 10% डिबेंचर 5 लाख रुपए, तो 10% हम कितना करेंगे 50,000 रुपये आ जाएगा। 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर प्रॉफिट एंड हमारा 12,50,000 रुपये आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें तो फिक्स एसेट्स 2 लाख रुपये, जो रिवैल्यूड प्राइस पे गुडविल है वो 1,50,000 रुपये। गुडविल आपको गिवन है 1,50,000 रुपये और फिक्स एसेट्स 20 लाख रुपये आ जाएगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये है और करंट एसेट्स 8,50,000 रुपये। तो टोटल हमारी 31,50,000 रुपये की एसेट्स होगी। उसमें से करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स ओनली क्रेडिटर्स लेस होगा, वो होगा 7 लाख रुपये का। तो नेट कैपिटल इनपुट हमारी 24,50,000 रुपये, प्रॉफिट एंड 12,50,000 रुपये। इस बेस पर निकालें तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग है हमारी, प्रॉफिट एंड है 12,50,000 रुपये, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 24,50,000 रुपये इंटू 100, तो 51.02 ये हमारी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आ गई। वैल्यू पर इक्विटी से निकालें तो डिविडेंड यील्ड बेसिस यानी लाभांश दर पर निकालें, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन NRI इंटू पेड ऑफ वैल्यू, जो हमने पहले किया था। तो रेट ऑफ डिविडेंड 25 गिवन है आपको क्वेश्चन में, डिविडेंड रेट 25% गिवन है, अपॉन NRI 20 है, इंटू 80 पेड ऑफ वैल्यू है शेयरों की, तो 100 रुपीज़ है वो डिविडेंड यील्ड बेसिस मेथड से आ गई। अब हम सेकंड मेथड जो अभी जो हम कर रहे हैं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से, उससे करेंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग 51.02 अपॉन NRI 20 है इंटू 80 पेड ऑफ वैल्यू है, तो 204 रुपये 8 पैसे इसकी वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है आपको, एग्जाम्पल नंबर 19। 9,012% प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 100 ईच है, 9 लाख रुपए की। 12,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 100 ईच है, वो 12 लाख रुपए के। जनरल रिजर्व गिवन है 6 लाख रुपए का, 10% डिबेंचर 7 लाख रुपए के और करंट लायबिलिटीज 11 लाख रुपए के। फिक्स एसेट्स 26 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये और करंट एसेट्स 16,50,000 रुपये। कंपनी कर से पूर्व औसत लाभ 13 लाख रुपये कमा रही है, यानी बिफोर टैक्स है, तो अब टैक्स लेस करना पड़ेगा। कंपनी के लाभ पर कर की वर्तमान दर 40%, तो टैक्स रेट है वो लाभ पर कर है वो 40% है। गत कई वर्षों में इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर 20% कायम रही, तो ये में इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर 20% दे रखी है और आगे भी बने रहने की संभावना है। स्थायी संपत्तियों का मूल्य 28 लाख माना जाए, प्रत्याय की सामान्य दर 15% पर ली जा सकती है, ये NRR गिवन है 15%। सभी विनियोगों पर आय 10% वार्षिक हो रही है, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों पर 10% वार्षिक इनकम हो रही है, तो नॉन ट्रेड की हमें लेस करनी पड़ेगी। इक्विटी अंशों का मूल्य, लाभांश प्रत्याय दर, इक्विटी अंश पूंजी पर प्रत्याशित प्रत्याय और वास्तविक प्रत्याय दर, ये तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लें तो फिक्स एसेट्स तो 28 लाख की होगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा खाली, क्यों नॉन ट्रेड आएगा नहीं, 2 लाख रुपए, और करंट एसेट्स जो है वो 16,50,000 रुपये की आ जाएगी। इसमें 3 चीज़ आएगी, फिक्स एसेट्स जो रिवैल्यूड प्राइस 26 लाख उसकी 28 लाख हो जाएगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आएगा, नॉन ट्रेड आएगा नहीं, और जो करंट एसेट्स है वो 16,50,000 की आ जाएगी, तो 46,50,000 रुपये टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
तो करंट लायबिलिटीज 11 लाख की है, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 35,50,000 रुपये होगी। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 13 लाख गिवन है, इनकम टैक्स लेस करेंगे 40%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 7,80,000 रुपये आ गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो 1,08,000 रुपये, क्योंकि 9 लाख पर 12% है, तो 1,08,000 रुपये। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 7,72,000 रुपये। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा 6,72,000 अपॉन टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपये की इंटू 100, तो 56%। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गई। अब प्रॉफिट अर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज प्रॉफिट अब हमें जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से निकालेंगे उसमें उसके लिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ये हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, अब निकालेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले हम लेते हैं, प्रॉफिट अर्न निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्योंकि इसमें इंक्लूड है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम नॉन ट्रेड और ट्रेड दोनों इनकम शामिल करते हैं। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम शामिल नहीं करते, तो वापस लेस करना पड़ेगा 5,000 रुपये, तो 12,95,000 रुपये। अब इनकम टैक्स 40% रेट है, तो 5,18,000 रुपये टैक्स बन गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे तो 7,70,000 रुपये। अब डिबेंचर जो इनकम, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसमें लेस किया तो उसको वापस ऐड करेंगे। तो डिबेंचर हमारे कितने हैं, 10% 7 लाख रुपए, तो 70,000 रुपये। इसको हम वापस ऐड करेंगे, 70,000 रुपये ऐड करेंगे तो प्रॉफिट अर्न हमारा 8,47,000 रुपये आ गया। अब हम एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे, तो प्रॉफिट अर्न हमारा 8,47,000 है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 35,50,000 जो हमने पीछे ये आएगी 35,50,000 रुपये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो इंटू 100 करेंगे तो 23.86। वैल्यू पर इक्विटी शेयर लें तो ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस है, तो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है आपको ₹20, NRR है 15, इंटू 100 करेंगे तो 133.33 इसकी डिविडेंड बेस पे आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारी 56 आई हुई थी, अपन NRR 15 है, इंटू 100 पेड वैल्यू है तो 373.33। और एक्चुअल पर निकालें तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 23.86 है, अपॉन NRR 15 इंटू 100 करेंगे तो 159.07। अब एक चीज़, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिफरेंस है वो देखिए आप, मेन क्या होता है। इसमें हमने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है यहाँ पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में मेनली क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है वो में ख्याति के मूल्य की गणना में ज़रूरत पड़ती है, और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ती है हमें अंशों के मूल्यांकन में। और संपत्तियों के जो योग होता है उसमें सभी बाई दायित्व शामिल होते हैं, किसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड में। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में संपत्तियों का योग में से करंट, देखो एक कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे हम, संपत्तियों का योग आएगा उसमें से सभी बाई दायित्व जाएंगे, यानी ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस होगी, किसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड में। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल समय क्या होगा, जो टोटल एसेट्स है माइनस ओनली करंट लायबिलिटीज ही लेस करेंगे। जैसे इस एग्जांपल हमने क्या किया, नेट करंट लायबिलिटीज लेस करिए। अगर हम ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, तो ओनली करंट लायबिलिटीज लेस करेंगे, किसमें,
नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय सभी बाह्य संपत्ति जो दायित्व वो लेस करते हैं। और एसेट्स में क्या क्या शामिल करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड में हम एसेट्स में गैर व्यापारिक विनियोग, ख्याति, कृत्रिम संपत्तियां, अन्य गैर चालू संपत्तियों को शामिल नहीं करते हैं। और उसी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में गैर व्यापारिक विनियोग एवं कृत्रिम संपत्तियों, अन्य गैर चालू संपत्तियों को शामिल नहीं करते हैं, किंतु मूल्यांकित ख्याति को शामिल करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम गुडविल को शामिल नहीं करते हैं, बट नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में हम जो रीवैल्यूड गुडविल उसको शामिल करते हैं। धन्यवाद।